के जगता बाबू कमरा ओढ़ करके घी पीते हैं। वो कमरा ओढ़ करके शरीर के ऊपर घी पीते हैं। मतलब 15 साल वो मंत्री रहे सिंचाई का। और माने बाहर बाहर हल्ला होता रहा कि बड़ी ईमानदार है, लेकिन हमारे समझ से आपको बता दें कि उतने भारी भ्रष्ट आदमी है, हर तरह के भ्रष्ट आदमी है। और अगर ईमानदार होते तो फिर वहाँ बेटा को क्यों लड़ाए? एक बेटा को एमपी बनाए, एक बेटा को एमएलसी में लड़ाए थे, फिर एक बेटा को फिर एमएलए लड़ाने गए, फिर एक बेटा विधान परिषद में काम करता है। तो इस तरह का उनका काम है। वर्कर के द्वारा या नेताओं के द्वारा खुश करने के लिए लोग बोलता है कि आप भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी उम्मीदवार हैं, तो ये खुश करने के लिए लोग बोलता है। अपना चटुकारिता में लोग बात बोलते हैं। हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति अहंकार पाल के चलेगा, हम भी हैं, अगर हम भी अहंकार पाल के चलते हैं तो हमारा भी सत्यानाश है। आज जो भी अहंकार पाल के चलेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, जो भी व्यक्ति अहंकार पाल के चलेगा उसका नुकसान होगा। इन लोगों को ज़मीन पर जा कर के और देखना चाहिए, रूट पर जो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, समीक्षा करना चाहिए, पता करना चाहिए। लेकिन हमारे समझ से कि हम पहले भी कहा था कि तो मुनारमा जीतेगी या नहीं तो सुरेंद्र का बेटा जीतेगा। यही दोनों में लड़ाई है, तीसरा वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। तीसरा का जो हवा फैलाया गया ये गलत हो गया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा। जहां पर अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की या महागठबंधन की, तो इनमें से 3 सीटें जो थी वो महागठबंधन की थी, जिनमें 2 राजद का कब्जे में थी और एक अगर हम बात करें तो माले के कब्जे में। लेकिन इन चारों सीट पर जिस तरीके से महागठबंधन को करारी हार मिली है, लग रहा है 2025 की डगर काफ़ी ज़्यादा कठिन नज़र आ रही है, खासकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद साधु यादव जी हैं। राजद को बनाने में और राजद में इनका काफ़ी अहम योगदान रहा है। आपने इस पार्टी को सींचा है। सबसे पहली अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में भी आपने सब कुछ देखा। इन 4 सीटों पर हार कैसे देख रहे हैं साधु यादव? हम तो पहले से भी बोल दिए थे और बोल रखे थे, आप लोगों को, मीडिया को भी बताया था कि 4 सीट में चारों 4 दिशा में माने लड़ने वाला आदमी लड़ रहा है। लेकिन हमने किससे लड़ाई था और किससे लड़ाई नहीं था हमने परफेक्ट बता दिया था। रिजल्ट से बहुत पहले बता दिया था, चुनाव होने से पहले बता दिया था। लेकिन अब पता नहीं, लोग चेता नहीं। जैसे रामगढ़ में जगता बाबू का जो लड़का उम्मीदवार था, उसके जगह पर उसको देना चाहिए था। जो उम्मीदवार जो सेकंड किया है, जो 61,000 कुछ वोट लिया है, बीएसपी वाला उम्मीदवार, कौन जादव सम जादव करके, तो उसको नहीं लड़ा करके ये लोग जगता बाबू के लड़का को दे दिया, तो वहाँ नुकसान हो गया। और तरारी में आइए तो तरारी में तो माले और बीजेपी का टक्कर था, ये भी हमने बताया था। वहाँ सुराज वगैरह का कोई मतलब नहीं था। और फिर से हमने वहाँ गया का हमने बताया था, बेलागंज का, कि बेलागंज में लड़ाई जदयू और आरजेडी का है। वो तीसरा कोई उम्मीदवार खड़ा करता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। पीछे भी पिछला चुनाव में भी वो 16,000 वोट पाया था, इस बार 17,000 वोट पाया है अमजद। तो 17,000 माने 200 कुछ है, तो ये 1,1200 वोट का बढ़ोतरी हुआ है इस बार लड़ा है बाई इलेक्शन। तो इस तरह का वहाँ माने बनावट है। तो वहाँ सुरेंद्र यादव और मुनरमा यादव में, जो सुरेंद्र यादव जी का जो बेटा था, तो उसमें कोई ज़्यादा का फर्क नहीं है हमारे समझ से। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई नहीं हुई, ये लोग आपस में, वहाँ तो लालू जी भी गए और बहुत लोग प्रदर्शन किया, जा कर के भाषण भूषण रैली किया। रामगढ़ में 40-40 किलोमीटर दौड़ा किया वो जा कर के तेजस्वी, लेकिन उसको भी तीसरा नंबर का स्थान प्राप्त हुआ। तो हमने सचेत किया था पहले, जो है सबको सचेत किया था। पार्टी के हर आदमी पूछते रहता है, आदमी बताते रहता है कि यहाँ पर ये लड़ाई है, यहाँ पर ये लड़ाई है, यहाँ पर ये लड़ाई। और माझी का जहाँ सवाल था इमामगंज में, तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि वहाँ आरजेडी और माझी का लड़ाई है। तो हमने सब बताया था कहाँ किसका लड़ाई है। लेकिन लोग चेत नहीं रहा है उसके अनुसार। ज़मीनी हकीकत है कि ज़मीन गर्म नहीं है
और नेता के अंदर भी गर्मी नहीं है और ज़मीन के अंदर भी गर्मी नहीं है। ये लोग क्या लड़ाई लड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा। साधु जी, हम बात करेंगे रामगढ़ की। आप खुद भी बसपा से हैं, वहाँ पे बसपा के कैंडिडेट ने काफ़ी कड़ी टक्कर दी, दूसरे नंबर पे रही और आरजेडी की कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आ गए। क्या कमी रह गई, क्योंकि जगदानंद सिंह का इलाका है, कब्जा रहा है जगदानंद सिंह का। उनके ही बेटे सुधाकर सिंह पहले वहाँ से विधायक थे, वही सांसद बने, ये सीट खाली हुई और उसके बाद परिवारवाद की अगर हम बात करें तो उन्हीं के छोटे बेटे अजीत सिंह को जिस तरीके से टिकट मिली, और कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जगदानंद सिंह अपने आप में एक नाम है और उस इलाके में उनकी पकड़ है, आखिरकार हार की वजह क्या है? देखिए, जगता बाबू कमरा ओढ़ करके घी पीते हैं। वो कमरा ओढ़ करके शरीर के ऊपर घी पीते हैं। मतलब 15 साल वो मंत्री रहे सिंचाई का और माने बाहर बाहर हल्ला होता रहा कि बड़ी ईमानदार है, लेकिन हमारे समझ से आपको बता दें कि वो इतने भारी भ्रष्ट आदमी है, हर तरह के भ्रष्ट आदमी है। और अगर ईमानदार होते तो फिर वहाँ बेटा को क्यों लड़ाए? एक बेटा को एमपी बनाए, एक बेटा को एमएलसी में लड़ाए थे, फिर एक बेटा को फिर एमएलए लड़ाने गए, फिर एक बेटा विधान परिषद में काम करता है। तो इस तरह का उनका काम है। तो ऐसे व्यक्ति कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता है, ना पार्टी के प्रति वफादार हो सकता है और ना अपने परिवार के प्रति वफादार हो सकता है। ये उनमें कमी है। और पार्टी प्रदेश का अध्यक्ष जब बनाई है तो उनकी जवाबदेही थी, लेकिन वो अपने जवाबदेही को नहीं, वो अपने परिवार को देखा उन्होंने। इसके साथ अगर हम बेलागंज की बात करें, आप सुरेंद्र यादव के साथ भी आप काफ़ी समय रहे हैं, 34 साल का उनका किला। सुरेंद्र यादव के साथ हम नहीं, सुरेंद्र यादव मेरे साथ रहे हैं। सुरेंद्र यादव मेरे साथ रहे हैं। सुरेंद्र यादव आपके साथ रहे, तो आपने तो बहुत करीब से देखा होगा 34 साल का उनका बेलागंज में जो राज चल रहा था। हमारे साथ सुरेंद्र यादव भी रहे हैं, हमारे साथ बिंदी यादव भी रहे हैं, मनोरमा देवी भी रही है, एमएलसी बनी है। वो सब लोग मेरे साथ रह चुके हैं, इसलिए हम सब जान रहे हैं। तो क्या कमी रह गई बेलागंज में, क्या दिक्कत आ गई कि 34 साल का जो किला था सुरेंद्र यादव का, उनके बेटे हार गए और मनोरमा देवी इतनी भारी वोटों से जीत गई? ये तो अब इन लोगों को ज़मीन पर जा कर के और देखना चाहिए, रूट पर जो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, समीक्षा करना चाहिए, पता करना चाहिए। लेकिन हमारे समझ से कि हम पहले भी कहा था कि तो मनोरमा जीतेगी या नहीं तो सुरेंद्र का बेटा जीतेगा। यही दोनों में लड़ाई है, तीसरा वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। तीसरा का जो हवा फैलाया गया ये गलत हो गया। तो तीसरे की अगर हम बात करें जनसुराज की, इमामगंज में देखा गया कि जनसुराज के जो कैंडिडेट थे जितेंद्र पासवान, वो काफ़ी ज़्यादा वोट लेके आए। वो जन स्वराज का वोट नहीं है, वो जो भी कैंडिडेट लड़ा है वो कैंडिडेट का अपना वोट है हर जगह। वो जितेंद्र पासवान का अपना वोट है और वो अमजद का भी वो अपना पॉकेट का वोट लिया है। हमने सब जगह बोला 5,500 जो तरारी में महिला वोट ली है वो एनजीओ चलाती है। तो एनजीओ से बहुत लोगों को कुछ किताब कापी हैन तेन अपना बांटते रहती है, इसलिए उसका मोबिलाइजेशन का वोट मिला। उसमें जन स्वराज कहीं नहीं है। रामगढ़ में जो कुशवाहा जी लड़े थे चुनाव, वो कुशवाहा जी का अपना जो है वोट है, जो वोट उनको प्राप्त हुआ, उसमें जन स्वराज कहीं है ही नहीं। ये झूठ मूठ के जन स्वराज का नाम प्रचार करके गलतफहमी पैदा किया जा रहा है। इमामगंज को लेकर चर्चाएं भी तेज हो रही है। अब ये भी आनंद मोहन के बारे में आपने सुना ही होगा, किस तरीके से उन्होंने बोला कि चिराग पासवान इमामगंज में प्रचार प्रसार करने नहीं गए, इसलिए पासवानों का वोट जो है दीपा मांझी को नहीं मिला। और अब ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? और माने बाहर बाहर हल्ला होता रहा कि बड़ी ईमानदार है, लेकिन हमारे समझ से आपको बता दें कि वो इतने भारी भ्रष्ट आदमी है, हर तरह के भ्रष्ट आदमी है। और अगर ईमानदार होते तो फिर वहाँ बेटा को क्यों लड़ाए? एक बेटा को एमपी बनाए, एक बेटा को एमएलसी में लड़ाए थे, फिर एक बेटा को फिर एमएलए लड़ाने गए, फिर एक बेटा विधान परिषद में काम करता है। तो इस तरह का उनका काम है। तो ऐसे व्यक्ति कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता है, ना पार्टी के प्रति वफादार हो सकता है और ना अपने परिवार के प्रति वफादार हो सकता है। ये उनमें कमी है। और पार्टी प्रदेश का अध्यक्ष जब बनाई है तो उनकी जवाबदेही थी, लेकिन वो अपने जवाबदेही को नहीं, वो अपने परिवार को देखा उन्होंने। इसके साथ अगर हम बेलागंज की बात करें, आप सुरेंद्र यादव के साथ भी आप काफ़ी समय रहे हैं, 34 साल का उनका किला। यादव के साथ हम नहीं, सुरेंद्र यादव मेरे साथ रहे हैं। सुरेंद्र यादव मेरे साथ रहे हैं। सुरेंद्र यादव आपके साथ रहे, तो आपने तो बहुत करीब से देखा होगा 34 साल का उनका बेलागंज में जो राज चल रहा था। हमारे साथ सुरेंद्र यादव भी रहे हैं, हमारे साथ बिंदी यादव भी रहे हैं, मनोरमा देवी भी रही है, एमएलसी बनी है। वो सब लोग मेरे साथ रह चुके हैं, इसलिए हम सब जान रहे हैं। तो क्या
क्या कमी रह गई बेलागंज में, क्या दिक्कत आ गई कि 34 साल का जो किला था सुरेंद्र यादव का, उनके बेटे हार गए और मनोरमा देवी इतनी भारी वोटों से जीत गई? ये तो अब इन लोगों को ज़मीन पर जा कर के और देखना चाहिए, रूट पर जो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, समीक्षा करना चाहिए, पता करना चाहिए। लेकिन हमारे समझ से कि हम पहले भी कहा था कि तो मनोरमा जीतेगी या नहीं तो सुरेंद्र का बेटा जीतेगा, यही दोनों में लड़ाई है। तीसरा वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। तीसरा का जो हवा फैलाया गया ये गलत हो गया। तो तीसरे की अगर हम बात करें जनसुराज की, इमामगंज में देखा गया कि जनसुराज के जो कैंडिडेट थे जितेंद्र पासवान, वो काफ़ी ज़्यादा वोट लेके आए। वो जन स्वराज का वोट नहीं है, वो जो भी कैंडिडेट लड़ा है वो कैंडिडेट का अपना वोट है हर जगह। वो जितेंद्र पासवान का अपना वोट है और वो अमजद का भी वो अपना पॉकेट का वोट लिया है। हमने सब जगह बोला 5,500 जो तरारी में महिला वोट ली है वो एनजीओ चलाती है। तो एनजीओ से बहुत लोगों को कुछ किताब कापी हैन तेन अपना बांटते रहती है, इसलिए उसका मोबिलाइजेशन का वोट मिला। उसमें जन स्वराज कहीं नहीं है। रामगढ़ में जो कुशवाहा जी लड़े थे चुनाव, वो कुशवाहा जी का अपना जो है वोट है, जो वोट उनको प्राप्त हुआ, उसमें जन स्वराज कहीं है ही नहीं। ये झूठ मूठ के जन स्वराज का नाम प्रचार करके गलतफहमी पैदा किया जा रहा है। इमामगंज को लेकर चर्चाएं भी तेज हो रही है। अब ये भी आनंद मोहन के बारे में आपने सुना ही होगा, किस तरीके से उन्होंने बोला कि चिराग पासवान इमामगंज में प्रचार प्रसार करने नहीं गए, इसलिए पासवानों का वोट जो है दीपा मांझी को नहीं मिला। और अब ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए हम इस सब चीज़ में हम नहीं जाना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा कि वो जितेंद्र पासवान का अपना वो चुनाव लड़ते आए हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं लड़े हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं। तो उनका अपना एक लड़ने का तौर तरीका है, समूह के जोड़ने का उनका अपना लक्ष्य था। उसी के माध्यम से वो जोड़ के अपने समाज को रखे थे, जिसका परिणाम सामने आया तो मिला है। जी। क्या लगता है साधु यादव जी, 2020 में जो तेजस्वी यादव का करिश्मा था वो 25 आते आते खत्म होते हुए नजर आ रहा है? हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति अहंकार पाल के चलेगा, हम उसमें हम भी हैं। अगर हम भी अहंकार पाल के चलते हैं तो हमारा भी सत्यानाश है। आज जो भी अहंकार पाल के चलेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, जो भी व्यक्ति अहंकार पाल के चलेगा उसका नुकसान होगा। मतलब जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है, इसके साथ अगर हम बात करें, आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आपके तो भांजे भी हैं और 2025 भी करीब है। हम अलग हैं, हम क्या सलाह देंगे? हम तो सलाह देंगे कि गठबंधन में सब मेलजोल करके लोगों को लड़ना चाहिए था, लेकिन लोग गठबंधन भी बढ़िया से मेलजोल नहीं कर लेकिन पाए। सब कहते हैं, आरजेडी वाले भी चाहते हैं और कई लोग कहते भी है कि भावी मुख्यमंत्री है, क्या सुधार होना चाहिए जिसकी वजह से 2025 में कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा? भावी मुख्यमंत्री तो आप और हम न बनाए हैं, जनता नहीं न बनाई है। जनता बनाएगी तब ना। वो तो हम पार्टी के द्वारा या वर्कर के द्वारा या नेताओं के द्वारा खुश करने के लिए लोग बोलता है कि आप भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी उम्मीदवार हैं। तो ये खुश करने के लिए लोग बोलता है, अपना चटुकारिता में लोग बात बोलते हैं। हकीकत सच्चाई तो बात कोई बोलता नहीं है। सच्चाई हमेशा कड़वा होता है। जो सच बोलता है तो लोगों को मिर्ची लगती है। तो सही बात पर अगर कार्रवाई हो, सुनवाई हो, इम्प्लीमेंट किया जाए उसको, तब तो रास्ता बदल ही जाएगा और जो चाहता है हो ही जाएगा। लेकिन उसको नज़रअंदाज करके और दूसरे लाइन पर लोग काम करता है, इसलिए नतीजा खराब होता है। चलिए देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और ये चारों की चारों सीट जो है अब एनडीए के पास है। जहां पर अगर हम बात करें, इस चुनाव के पहले 3 सीट महागठबंधन की थी। बेलागंज में 34 साल से सुरेंद्र यादव का राज था। तो दूसरी तरफ रामगढ़ की सीट की बात करें तो जिस जगदानंद सिंह थे, आपको पता ही होगा, उनके बेटे सुधाकर सिंह, और इस बार उनके दूसरे बेटे को सीट मिली थी, टिकट मिली थी ताकि वो चुनाव लड़ सके, लेकिन तीसरे नंबर पे आए। और तीसरी सीट माले की, वो भी महागठबंधन के हाथ से चली गई और चारों की चारों सीट पर अब एनडीए का कब्जा है। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई है, जिसकी वजह से अब तेजस्वी यादव को 2025 की डगर जो है वो कठिन नज़र आएगी, क्योंकि ये करारी हार है और तेज़ झटका भी है कि जनता का मूड आखिरकार क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।